विशिष्ट उष्मा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे को ये पता होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके लिए। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आज के बाद कभी भी अगर आपके सामने में विशिष्ट उष्मा की अगर बात होती है, आपके लिए कभी भी अगर विशिष्ट उष्मा की बात होती है, तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं ये उष्मा नहीं है, ये विशिष्ट उष्मा धारिता भी आप कह सकते हैं, चलेगा। विशिष्ट उष्मा धारिता कहिए या फिर इसी को आप विशिष्ट उष्मा कहिए, दोनों चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग है, दोनों सेम चीज है। विशिष्ट उष्मा धारिता या विशिष्ट उष्मा को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कब देखने को मिलता है, जब तापमान में अंतर होता है तब इसका कंसेप्ट आता है मेरे भाई। तापमान में ध्यान रखना कहां पे इसका यूज होता है, तापमान में अंतर कराने के लिए, तापमान में परिवर्तन के लिए, तापमान में परिवर्तन के लिए, इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा के लिए। तापमान में परिवर्तन के लिए, तापमान में जब कभी भी परिवर्तन कराना होता है तो इसका कंसेप्ट निकल करके आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसी परिस्थिति में जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं, उसका तापमान अगर बढ़ जाता है तो मेरे भाई वहां पर विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट काम करेगा। क्योंकि तापमान में परिवर्तन हो जाता है तो यह और जो फॉर्मूला हमारा लगेगा वो Q बराबर ms डेल्टा T का लगेगा, जहां पर S हमारा विशिष्ट उष्मा धारिता या इसको विशिष्ट उष्मा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब मेरे भाई इसी का डेफिनेशंस यहां पर दे रखा है, ये कंप्लीट डेफिनेशंस है इसका, तो विशिष्ट उष्मा धारिता या विशिष्ट उष्मा क्षमता भी उसको कह सकते हैं। और कैसे डिफाइन करेंगे तो आप यहां चलिए और डेफिनेशन अपने आप कर लोगे। S बराबर हमारा क्या होगा, इसको हम Q अपॉन में m डेल्टा T कहेंगे। तो S बराबर Q अपॉन में m डेल्टा T का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। इसी का डेफिनेशन ये मेरे भाई यहाँ पर ये जो S लिखा हुआ दिख रहा है, इसी को हम विशिष्ट उष्मा भी कहते हैं और इसी को विशिष्ट उष्मा धारिता भी कहते हैं, दोनों सेम ही चीज है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही लिख दिया है। तो मेरे में जब S को अलग करेंगे तो ये Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T हो जाएगा। अब इसका डेफिनेशन कहता है, अगर नहीं डेफिनेशन याद है तो आप इसको समझिए, फार्मूला हमेशा पता रहेगा आपको, Q बराबर ms डेल्टा T और S हमारा विशिष्ट उष्मा को निकालेंगे और फार्मूला को डिराइव कर लेंगे, या फिर हम लोग इसके डेफिनेशन को डिराइव कर लेंगे। इसके कहने का मतलब होता है कि यूनिट मास को यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो उष्मा हम देते हैं उसी को हम विशिष्ट उष्मा कहते हैं। फिर से समझिए, यूनिट का मतलब मेरे भाई एक होता है। अगर 1 केजी द्रव्यमान के तापमान को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाना होता है, दोनों एक एक होना चाहिए। 1 केजी पदार्थ के तापमान को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाना होता है तो हम जितना उष्मा उसमें देंगे उसी को गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई ये क्यों हमारा वही रहेगा, लेकिन याद ध्यान रखना कि 1 केजी की हम बात कर रहे थे और 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो मेरे भाई ये किसके बराबर आ गया, फिर ये Q के बराबर आ गया। तो फाइनली आप यहाँ पर देख रहे होंगे S बराबर हमारा Q हो गया। यानी कि 1 केजी पदार्थ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए जो हम उष्मा दिए हैं, जो उष्मा दिए वही विशिष्ट उष्मा होता है, जो उष्मा दिए हैं वही हमारा विशिष्ट उष्मा होगा। ये कहीं न कहीं मेरे भाई ये डेफिनेशंस को बताता है, ये हमारा विशिष्ट उष्मा क्षमता या विशिष्ट उष्मा धारिता या विशिष्ट उष्मा का ये कंसेप्ट होता है। ये डेफिनेशन मेरे भाई यहां से भी निकल करके आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसकी अगर हम दूसरी तरीके से अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो आप एक लाइन में मेरे भाई समझ लीजिए कि विशिष्ट उष्मा का फिजिकल प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम विशिष्ट उष्मा की बात करते हैं, ये उष्मा अवशोषण करने की क्षमता को बताता है। हमारे अंदर कितना उष्मा अवशोषण करने की क्षमता है वो हमारा विशिष्ट उष्मा होगा। तो मेरे भाई एक लाइन में आप जान लीजिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका फिजिकल मीनिंग यही होता है, विशिष्ट उष्मा का फिजिकल मीनिंग यही होता है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मेरे भाई यहाँ पर विशिष्ट उष्मा अगर धारिता की आप बात कर लीजिए या विशिष्ट उष्मा की बात कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, ये उष्मा अवशोषण करने की क्षमता को बताता है। ये किसको, तो उष्मा अवशोषण करने की क्षमता को बताता है, उष्मा अवशोषण करने की क्षमता को बताता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये उष्मा अवशोषण करने की क्षमता को बताता है मेरे भाई, ये उसके अंदर कितना उष्मा अवशोषण करने की क्षमता हो सकती है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमारे ये करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये तो चलो इसका फिजिकल मीनिंग हो गया, और कई बार विशिष्ट उष्माधारिता का आपसे ऐसा यूनिट भी पूछ लेता है, इसलिए आप मेरे भाई गलती मत करना।
इसका एसआई यूनिट अगर पूछेगा या सीजीएस पूछेगा तो दोनों में आंसर कर सकते हो। इसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका एसआई यूनिट मेरे भाई क्या होगा कि ये जूल पर केजी केल्विन होता है, ये एसआई यूनिट है। लेकिन अगर इसके सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसका सीजीएस यूनिट भी हम यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। मेरे भाई सीजीएस में क्या होगा, जहां जूल है वहां कैलोरी कह दीजिए, और जहां केजी है वहां ग्राम कह दीजिए, और जहां केल्विन है वहां डिग्री सेंटीग्रेड कह दीजिए। तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर किलो जूल या जूल पर केजी केल्विन हमारा होगा। तो ये हमारा विशिष्ट ऊष्माधारिता, जिसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आंसर हमारा। अब यहाँ पर बात आती है कि चलो तापमान में जब कभी भी परिवर्तन करने की बात आती है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आंख बंद करके ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल आप करेंगे और यही कंसेप्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, यही सोचेंगे आप। अब दूसरी बात आती है कि मेरे भाई चलो इस क्वेश्चन के आंसर्स तो हमारे आ गए, लेकिन हम लोगों को एक बात और जानना है कि हमारे सामने में जो और डेटा दे रखा है जिसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में बीपीएससी टीआर 3 में भी और भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते रहता है। तो गुप्त ऊष्मा का कांसेप्ट मेरे भाई, इसका कांसेप्ट आपको कहां पर काम करता है, तो आपको ध्यान रखना जहां तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, जिसका कांसेप्ट वहां काम करता है जहां तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, जहां तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जहां तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जहां कहीं भी ऐसा लगेगा आपको कि तापमान में परिवर्तन नहीं होता है और तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब मेरे भाई टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। तापमान में परिवर्तन नहीं होना मतलब हमारा नियत तापमान की हम बात करते हैं, यानी कहने का मतलब तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा उस जगह पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लेटेंट हीट का कांसेप्ट हमारा तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये हमारा फेज चेंज के दौरान देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलेगा, तो फेज चेंज, यानी कि फेज चेंज के दौरान ये देखने को मिलता है। और फेज चेंज कहने का मतलब है जिसको हम अवस्था परिवर्तन कह देते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर अवस्था परिवर्तन कह देते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे भाई ये बहुत अच्छी चीज है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई आपके सामने में एक टर्म लिखा हुआ है कि जिसको हम यहाँ पर विशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं। आपके दिमाग में कभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरी क्लासेस बहुत फास्ट चले। आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो हम 10 क्वेश्चन सीख रहे हैं और इसी बैकग्राउंड पर हम लोग को चलना है, क्योंकि हमारे एग्जाम भी इसी बैकग्राउंड पे निकलेंगे। आपको अगर थोड़ा भी लगेगा कि नहीं हमको फास्ट बेसिस पर कर लेना है, तो फिर आप गलतफहमी में फंस जाएंगे। आपको पूरी तरीके से पूरा बेसिक चीज को कंप्लीट करना है और आपको सारी थ्योरी क्लियर होती चली जाएगी, जैसे आप क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। अगर मेरे में एंट्रोपी की बात करते हैं और स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करते हैं, दोनों में काफी डिफरेंसेस हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, अगर कोई भी चीज स्पेसिफिक होता है तो आप समझ लीजिए उसमें मास से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एंथैल्पी की बात करते हैं उसको कैपिटल एस से दिखाते हैं और स्पेसिफिक एंथैल्पी को स्मॉल एस से दिखाते हैं, और अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करेंगे तो कैपिटल एच डिवाइडेड बाय स्मॉल एम से डिवाइड करते हैं। तो अगर किसी को भी अगर हमें विशिष्ट बनाना होता है, या किसी को भी मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं कि अगर हमें स्पेसिफिक बनाना होता है तो उसमें मास से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आपके सामने में अगर स्पेसिफिक एंट्रोपी लिखा हुआ है उसको स्मॉल एस से दिखाते हैं, और ये हमारा एंट्रोपी हमारा कैपिटल एस होता है। अगर इसमें मास से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्पेसिफिक एंट्रोपी का फार्मूला बन जाता है। उसी तरीके से और भी चीजें, जैसे कि हमारा ऊष्माधारिता को सी से दिखाते हैं, और विशिष्ट ऊष्माधारिता कहने का मतलब है वो हमारा एस होता है, तो एस बराबर हमारा सी बटे एम हो जाएगा, और वही से हमारा निकल कर आता है सी बराबर एम एस। तो आगे ये सभी चीजों के बारे में और भी हम डिटेल बताते रहेंगे, आप इस चीज को सीखते रहेंगे। अभी कम से कम इतना जान लीजिए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ पर तय हो गए कि बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे कहते हैं कि जब एक दृढ़ बर्तन की बात कही जाती है, देखिए जितने भी इसमें कंसेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही प्यार से। कहता है कि जब एक दृढ़ बर्तन की बात कही जाती है तो आपको एक बात समझना है कि कहीं पर अगर दृढ़ की बात करता है तो आपको क्या फीलिंग आता है। दृढ़ का मतलब कठोर होता है, दृढ़ का मतलब मेरे पास सॉलिड्स की बात कर रहा है। आप सीधा समझेंगे जब दृढ़ की बात कर रहा है तो वो सॉलिड्स की बात कर रहा है, और किसी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, यानी कि वो नहीं बदलता है। तो अगर दृढ़ की बात कर दिया तो आप समझ लेना मेरे भाई, अगर दृढ़ बर्तन अगर बोल देता है, कहीं पर भी अगर ऐसा बोल दिया कि ये दृढ़ बर्तन की बात कर रहा है,
सीधा समझेंगे यहाँ पर जो दृढ़ बर्तन हमारा होगा ये कहीं न कहीं एक हमारा सॉलिड बॉडी की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? तो हम सीधा कहेंगे ये हमारा सॉलिड बॉडी की बात कर रहा है। अब ये दृढ़ बर्तन में अगर सॉलिड बॉडी अगर हमारा आ गया तो जाहिर सी बात है मेरे भाई सॉलिड बॉडी के लिए आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई सॉलिड बॉडी का आकार तथा आयतन की अगर हम बात करते हैं ये आकार तथा आयतन ये दोनों कैसा होगा कि ये दोनों के दोनों यहाँ पर निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों के दोनों कैसे होंगे? तो दोनों के दोनों यहाँ पर निश्चित होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, एक लाइन में मेरे भाई ये बात आप जान लीजिए कि इसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे। तो ऐसी बात हमारे सामने में आ गई कि अगर दृढ़ बर्तन की अगर बात होगी तो हम सभी लोग सीधा कहेंगे कि अगर दृढ़ बर्तन है तो दृढ़ बर्तन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रिजिड बॉडी कहते हैं। और अगर कोई रिजिड बॉडी है, दृढ़ बर्तन है मेरे को, उसके निश्चित क्या है? तो उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित है। तो हम इस दृढ़ बर्तन के लिए यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट होगा, क्योंकि आयतन निश्चित है। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। कंसेप्ट कहता है इसके पीछे का, ध्यान रखना मेरे भाई, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। आयतन निश्चित मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, नियत होगा, में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे कहता है चलो यहां तक तो ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि चलो एक दृढ़ बर्तन को हमने ले लिया, सॉलिड बॉडी को हमने ले लिया। अब कहता है कि उसमें रह रही गैस का तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं, यानी मेरे भाई सीधा सा फंडा है कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर कोई एक हमारा बर्तन है और इस बर्तन की बात कही जा रही है और इस बर्तन को पूरी तरीके से यहाँ पर कह दिया गया कि ये बर्तन हमारा रिजिड है, ये बर्तन हमारा कैसा है? तो ये बर्तन हमारा यहाँ पर रिजिड है, यानी कि ठोस है, जिसके वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर मेरे भाई गैस भरे हुए हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स आपको दूर दूर इस तरह से दिखाई देते होंगे और गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करता रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कहता है कि एक रिजिड बॉडी की बात करते हैं, एक दृढ़ बर्तन की बात करते हैं, और जब दृढ़ बर्तन उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा लेकिन इसके अंदर में क्या है? तो गैस भरा हुआ है। क्या है मेरे भाई? तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गैस भरा हुआ है। अब कहता है कि इसके तापमान को बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मेरे भाई इसमें आपको उष्मा देना पड़ेगा और नीचे से एक काम करते हैं इसमें उष्मा देना शुरू करते हैं। और जब इसमें उष्मा देना हम शुरू करते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो मेरे भाई जैसे ही आप उष्मा दीजिएगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। मैं आपको एक कंसेप्ट बता देना चाहता हूं कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, फ्री होता है। जैसे ही उसको थोड़ा भी एनर्जी मिलता है, जैसे उसको थोड़ा भी उष्मा मिलेगा, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जब मॉलिक्यूल्स अपने आप में एक दूसरे से टकराते हैं तो मेरे भाई वहां पर उनके बीच का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो बढ़ जाता है और टकराने के कारण, घर्षण के कारण हम कहते हैं उसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इसीलिए मेरे भाई अगर गैस को आप पूरी तरीके से बंद कर दीजिए और नीचे से अगर आप गर्म करोगे तो गैस गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूलर कॉलिजन की वजह से, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं तो उस टक्कर की वजह से उसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है और उसके अंदर का तापमान हमारा क्या होगा कि यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ से क्या देना शुरू कर दिया? तो आपने यहाँ से उष्मा देना शुरू कर दिया, तो हम कहेंगे सीधा सीधा इसके अंदर का तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर का तापमान कैसे बढ़ गया? तो मेरे भाई आपने इसमें क्या किया? तो Q का मतलब हमारा उष्मा होता है। आपने उष्मा दिया और जब आपने उष्मा दिया तो मेरे भाई यहाँ पर उस मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर कॉलिजन हुआ। ये क्या हुआ कि यहाँ पर सीधा सीधा उसमें मॉलिक्यूलर कॉलिजन हुआ और जैसे इसमें मॉलिक्यूलर कॉलिजन हुआ तो मॉलिक्यूलर कॉलिजन हमारा ज्यादा हो जाएगा और जैसे ही कॉलिजन हमारा होगा, टक्कर होगा तो घर्षण होगा। मॉलिक्यूलर कॉलिजन के कारण हमारा यहाँ पर घर्षण ज्यादा हो जाएगा। अगर घर्षण मेरे भाई ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो कहीं ना कहीं हमारा बढ़ जाएगा। ये कंसेप्ट कहता है और ये लगातार हमारा चलता रहेगा। तो आपको ये कह रहा है कि एक दृढ़ बर्तन में रह रही गैस का तापमान को अगर बढ़ाया जाता है तब कहता है कि तब गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर, तब बताइए, तब गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर जो लगा दाब होता है मेरे भाई, वो दाब की बात कर रहा हूं, वो बढ़ता है। बिल्कुल मेरे भाई दाब बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो इसमें बहुत सारे होंगे उनका एवरेज हम लोग औसत गति को हम लोग लेकर के चलेंगे। क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका स्टडी अगर करेंगे तो एवरेज मॉलिक्यूल्स पर करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे
कि अणुओं की औसत गति ज्यादा होगी, जिससे वे प्रायः बर्तन की दीवार से टकराते रहेंगे और इसीलिए मेरे भाई उसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो हमारा कहीं न कहीं यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब यहाँ कहता है कि जब जब वो अणु दीवार से टकराएंगे वे अधिक गतिज ऊर्जा का क्षय करेंगे। मेरे भाई यहाँ पर इसका कोई कंसेप्ट हमारा नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फ्री है, टकराएगा फिर गति मिलेगा, टकराएगा फिर गति मिलेगा, वो गैस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दीवार पर जब दाब बढ़ता है तो उसका रीजन क्या है, अणुओं की औसत गति, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अणु होंगे, उनकी औसत गति ज्यादा होगी और औसत गति जब ज्यादा होगी वो बर्तन की दीवार से टकराएंगे और उसके अंदर का दाब हमारा बढ़ जाएगा। बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एक परफेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर औसत गति की बात कर रहा है। औसत गति इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। अणुओं की औसत गति ज्यादा होगी जिससे वो बर्तन की दीवार से टकराती रहेगी। तो ये क्वेश्चंस मेरे भाई इस तरह के थे। इसमें दृढ़ बर्तन का एक कंसेप्ट आपका ये आ गया, सॉलिड बॉडी का ये कंसेप्ट, और अगर कोई रिजिड है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन सही है, सब क्वेश्चन मेरे भाई, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके टियर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और कहता है कि राशि जिसके संरक्षण के फलस्वरूप, कहता है जिसके संरक्षण के फलस्वरूप लेंज का नियम हमारा प्रतिपादित किया जाता है। यानी मेरे भाई लेंज लॉ का जो प्रतिपादन किया गया है, ये लेंज नियम हमारा हम लोगों को पता होना चाहिए मेरे भाई। अगर हम यहाँ पर लेंज लॉ की बात करते हैं तो सीधा सा फंडा है, ये जो हमारा लेंज का नियम होता है, इस लेंज के नियम की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लेंज लॉ हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होता है। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये किस पर काम करता है मेरे भाई, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा काम करता है। एक लाइन में आप जान लीजिए कि आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन है और बहुमूल्य क्वेश्चन है। मैं आपको बता भी देना चाहता हूं मेरे भाई, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी, हम टीआरई की बात करते हैं तो बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 2 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और यही लाइन इसका पूछा गया है। आप उठा करके देख लेना, पता आपको चल जाएगा। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पर हमारा आधारित होता है। लेकिन लेंज लॉ से हम लोग क्या करते हैं, तो करंट की दिशा को प्राप्त करते हैं, धारा की दिशा को प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई एक पॉइंट बस का ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, इससे हम लोग विद्युत धारा की दिशा प्राप्त करते हैं। इसकी धारा, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, इससे हम लोग विद्युत धारा की दिशा प्राप्त करते हैं। विद्युत धारा की जो दिशा होती है, उस विद्युत धारा की दिशा को प्राप्त करने के लिए दिशा को हम प्राप्त करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, विद्युत धारा की दिशा को प्राप्त करते हैं किससे, तो हम लोग लेंज के नियम से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों मेरे भाई फेमस क्वेश्चन है इस एग्जाम के लिए, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे हमारा क्या होगा मेरे भाई, एनर्जी कंजर्वेशन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा ऑप्शन नंबर हमारा ए कहीं न कहीं यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, यहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, अगर हम यहाँ पर केसीएल और केवीएल के बारे में आपने सुना होगा। अगर मेरे भाई किरचॉफ्स करंट लॉ की हम बात करते हैं, केसीएल की बात करते हैं, तो जो किरचॉफ्स करंट लॉ हमारा होता है, ये हमारा यहाँ पर आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ये किस पर काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर ये हमारा काम करता है। ये बात आपको बताना है। तो मेरे भाई ये हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इसी तरीके से अगर हम केवीएल की बात करते हैं, जो केवीएल हमारा होता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा काम करता है। ये हमारा किस पर, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा ये काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से मेरे भाई केवीएल के स्पेल पर कैसे याद रखना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, याद कैसे रखेंगे वो भी मैं बता देता हूं। केसीएल में आप देखेंगे सी है, और जो आवेश होता है मेरे भाई, इसको हम चार्ज कहते हैं। आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। कोई एक आप याद रख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। इसमें आपको सी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको सी दिख रहा है। इसका मतलब एक अगर याद रह जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। ये दोनों मेरे भाई क्या है, तो ये आपको किरचॉफ्स का पहला नियम और ये किरचॉफ्स का दूसरा नियम होता है। ऑर्डर में भी याद रखेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ये सब आपके एग्जाम का क्वेश्चंस है। इसी को मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर किरचॉफ्स का पहला नियम कहते हैं और किरचॉफ्स का ये पहला नियम कहलाता है। ये हमारा किरचॉफ्स का पहला नियम होगा और दूसरा वाला जो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा किरचॉफ्स का कौन सा नियम होगा, आपको बताना है मेरे भाई। तो ये हमारा किरचॉफ्स का यहाँ पर दूसरा नियम कहलाता है।
इस बात को आप ध्यान रखें, जिस ऑर्डर में हम आपको बता रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको याद भी रखना है। तो एक अगर याद रह गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा ना, क्योंकि केवीएल किसल दोनों के लिए होता है। और किरचॉफ का जो पहला नियम हमारा होता है, ये किरचॉफ करंट लॉ इसको पढ़ते हैं, इसमें समेशन ओवर टोटल करंट का मान 0 होता है। यानी कि इस नियम की अगर हम बात करते हैं, इसमें टोटल करंट का जो मान होगा, टोटल करंट का जो मान होता है हमारा किसी भी नोड या किसी भी जंक्शन पर, वो 0 होता है। समेशन का मतलब टोटल करंट आने वाली जाने वाली जितनी आ रही जितनी जा रही, टोटल का मान हमारा 0 होना चाहिए किसी भी सर्किट में, किसी भी नोड पर, ध्यान रखेंगे। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ का क्या कहता है कि टोटल हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए वो हमारा 0 होना चाहिए। तो मेरे भाई कई बार ये भी लाइन पूछता है, कई बार ये भी लाइन पूछता है, आपको हर एक पॉइंट्स पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं संवेग संरक्षण की, जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने में एक और क्वेश्चन यहां से निकल करके आता है कि मेरे भाई संवेग संरक्षण पर, उसमें भी दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक हमारा रेखीय संवेग संरक्षण की बात करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, रेखीय संवेग संरक्षण की हम बात करेंगे आपके सामने। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रेखीय संवेग संरक्षण की, हम बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारा रेखीय संवेग संरक्षण है, इस रेखीय संवेग संरक्षण पर जो आधारित हमारा होता है, मेरे भाई मैं आपको एक लाइन बता देता हूं कि कोई भी अगर हमारा टक्कर होता है वो सभी इसमें शामिल है। कोई भी टक्कर, कॉलिजन जैसा भी हो, आगे आमने सामने का टक्कर हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे मेरे पास बंदूक से गोली निकल जाता है, मैं उसकी बात कर लेता हूं। बंदूक गोली का जब कभी भी कंसेप्ट आएगा तो यहां भी आप समझ लेना कि संवेग संरक्षण होगा। इसी तरीके से अगर मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रॉकेट वगैरह जो हमारा लॉन्च होता है, अगर हम रॉकेट लॉन्चिंग की बात करते हैं तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वहां भी संवेग संरक्षण होगा। अगर कहीं पर मेरे भाई आप ये समझ लीजिए कि तोप गोला की अगर बात होगा तो वहां भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इन सभी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण के नाम से लोग जानते हैं। ये रेखीय टर्म इसमें लगा हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मेरे भाई यहाँ पर होता है जिसको हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दूसरा जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो हमारा कोणीय संवेग संरक्षण की हमारा बात हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, टीयर 2 में ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ये आपके बीपीएससी टीयर 2 में यहां से क्वेश्चन आपका आ चुका है। आपके बीपीएससी एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी टीयर 2 में मेरे भाई यहां से भी आपको क्वेश्चंस को देखने को मिल गया है, क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो कोणीय संवेग संरक्षण पर जो हमारा आधारित होता है, ये केपलर का मेरे भाई कौन सा नियम, तो आपको ध्यान रखना है केपलर का द्वितीय नियम की हम बात करेंगे। केपलर का कौन सा नियम, कहेंगे केपलर का हम द्वितीय नियम की हम बात करेंगे। केपलर का पहला नियम नहीं, केपलर का दूसरा नियम की हम बात करते हैं। और केपलर ने ग्रह की गति के नियम दिए थे। तो आपको ध्यान रखना, इसमें जितने भी हम आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ये सब क्वेश्चंस मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन में से एक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी बनने वाले क्वेश्चंस थे वो आपको पता चल गया। और लेंस का जो नियम है वो हमारा क्या है नहीं, ये बात आपको ध्यान रखना है। सभी जगह पर मेरे भाई हिंदी इंग्लिश सभी बाइलिंगुअल में आपको क्वेश्चन दिया गया, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। संजीव कुमार जी इंग्लिश में ज्यादा लिखेंगे तो चूंकि हिंदी के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें दे रखे हैं रहते हैं, इसलिए उनको लेकर के चलना। लेंस के नियम को डिटेल में और बता दीजिएगा निधि जी, बिल्कुल लेंस के नियम को डिटेल में भी आगे क्वेश्चन लेंस लॉ का और मिलेगा, वहां डिटेल में बता देंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको जितना बताना था मैंने बता रखा है। अब लेंस के नियम को हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे और भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे से आप ये क्लासेस को करते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी थ्योरी भी बहुत अच्छी होती चली जाएगी, आप ये बात मान के चलना। क्योंकि मेरा टारगेट रहेगा मेरे भाई कि क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी थ्योरी आपकी क्लियर कराते चले जाए। अब अगला कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मेरे भाई जब कभी भी हम लोग यहाँ पर किसकी बात करते हैं, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर महिला प्रजनन तंत्र कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में यहाँ पर महिला प्रजनन तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। महिला प्रजनन तंत्र के नाम से जानता है। ये कोई मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना, ये कोई मेल हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो महिला का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा होता है, यहाँ पर महिला प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करते हैं, इसी में एक ग्रंथि होती है जिसको यहाँ पर नाम दिया गया मेरे भाई बार्थेलियन ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ग्रंथि आपको पता होना चाहिए कि बार्थेलियन ग्रंथि क्या होता है, नहीं पता है तो आप सभी लोग जान लीजिए।
कहता है मेरे भाई ऑप्शंस में कि गर्भाशय के दोनों तरफ होता है, गर्भाशय ग्रीवा के बाहर होता है, या योनि के तरफ दोनों तरफ होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे योनि के दोनों तरफ यहाँ पर पार्थलियन ग्रंथि होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि महिला प्रजनन तंत्र में एक उनके अंग की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, ये क्या है तो कहेंगे यहाँ पर वेजाइना की बात करते हैं, और इसी को हम योनि कहते हैं, इसी को हम योनि कहते हैं। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इनके दोनों तरफ से क्या होता है, इनके दोनों तरफ की हम बात करते हैं, वेजाइना के दोनों तरफ की हम बात करते हैं, इनके दोनों तरफ क्या होता है, इन्हीं वेजाइना के दोनों तरफ क्या होता है, यहाँ पर बार्थलियन ग्रंथि होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सा ग्रंथि होगा मेरे भाई, तो हम सीधा कहेंगे यहाँ पर बार्थोलियन ग्रंथि की हम बात करेंगे, बार्थोलियन ग्रैंड्स की हम बात करते हैं। लेकिन ये बार्थोलियन ग्रैंड चलो पता तो चल गया, लेकिन ये बार्थोलियन ग्रंथि हमारा करता क्या है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये यहाँ से लुब्रिकेशन का काम करता है। ये क्या करता है मेरे भाई, तो आपको सीधा समझना है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है। ये किसका काम करता है, क्योंकि ये हमारा लुब्रिकेशन का कार्य करता है, ये लुब्रिकेशन का कार्य करता है। इस बात को आप समझेंगे। लुब्रिकेशन कहने का मतलब है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, जब आप प्रजनन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो वैसे केस में ये लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लुब्रिकेशन कहने का मतलब है मेरे भाई, जैसे कि आप हाथ है अगर सूखा हुआ है तो पूरा घर्षण फील हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही मेरे भाई हाथ में तेल लगा लीजिए, क्योंकि तेल एक लुब्रिकेंट का काम करता है, वैसे ही आपका हाथ जो है घर्षण को कम कर देता है। यानी कहने का मतलब है, जो लुब्रिकेंट आप यूज करेंगे वो घर्षण को कम कर देता है। यानी आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जो लुब्रिकेशन का कार्य करता है, ये बार्थोलियन ग्रंथि से हमारा क्या होता है, आप सीधा समझिए यहाँ पर, नहीं तो ये हमारा बार्थोलियन ग्रंथि से हमारा लुब्रिकेशन का सिक्रेशन होता है। आप ऐसे समझिए मेरे भाई, ये किसका सिक्रेशन करता है, तो यहाँ पर कहेंगे ये लुब्रिकेशन का सिक्रेशन ये करता है, लुब्रिकेशन का ये सिक्रेशन करता है। इस बात को आप ऐसे ही समझिए। और ये लुब्रिकेशन क्या करता है, क्योंकि यही लुब्रिकेशन क्या करता है, फीमेल को सेक्स के लिए उत्तेजित करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फीमेल की अगर हम बात करते हैं, उस फीमेल को ये क्या करता है, कहेंगे फीमेल को सेक्स के लिए उत्तेजित करता है। सेक्स के लिए क्या करता है, तो ये उसको उत्तेजित करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई एक बात हम लोगों को ये बात पता चल गया कि जो बार्थोलियन ग्रंथि होता है वो कहीं ना कहीं वेजाइना के दोनों तरफ होता है, और जिससे लुब्रिकेशन जैसा पदार्थ निकलता है, और ये लुब्रिकेशन पदार्थ क्या करता है, उसको सेक्स के लिए उत्तेजित करता है। ये बात आपको ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में याद आता है, बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई नेक्स्ट टाइम से इसके इमेजेस भी आपको दिखा दूं, ताकि ये चीजें आपको एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आपके सामने में। आप निश्चिंत रहिए, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम आपको पढ़ा देंगे। अगला कहता है, ये आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। यानी कहता है कि कौन सा ऐसा मिरर है, इसमें से कौन सा ऐसा मिरर है जिसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से, यहां पर बिंदु स्रोत की बात कही जा रही है, एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। ये बात आपको बोला गया है। तो मेरे भाई बिंदु स्रोत का मतलब होता है पॉइंट सोर्स की बात कही जा रही है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर अवतल दर्पण की हम बात करते हैं, यदि हम यहाँ पर अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो आपको मेरे भाई एक बात समझ लेना है, इस अवतल दर्पण को हम लोग कनकेव मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर कनकेव मिरर कहते हैं। और जो अवतल दर्पण हमारा होता है, आपको ध्यान रखना कि बड़ा छोटा समान आकार का तीनों प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, लेकिन काल्पनिक एक ही केस में बनता है। लेकिन इस अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा अवतल दर्पण होता है। हम लोग इसको चम्मच के आकार का अवतल दर्पण बनाते हैं, और हमारे पास इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं, एक साइड में पूरी पेंटिंग की रहती है, पॉलिश किया रहता है, लेकिन ये हमारा एक अवतल दर्पण का रूप है। अब इस अवतल दर्पण के बीचों बीच मेरे भाई एक लाइन को हम पास कराएंगे, और ये लाइन हमारा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहलाएगा, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जहां पर ये कट करेगा, क्योंकि ये परावर्तक सतह के बीचों बीच पास करता है, इसलिए बीच में कट करेगा, और इसी को हम पोल कह देते हैं। जिधर कर्व होगा उधर इसका सेंटर होगा, और सेंटर और पोल के बीच में इसका मुख्य फोकस होगा। अब बात आती है कि एक बिंदु स्रोत से हमें समानांतर किरण पुंज तैयार करना है। मेरे भाई कुछ प्रॉपर्टी को आप जानने का कोशिश कीजिए।
अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आपको जानना पड़ेगा, इनकी प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी आपको जानना पड़ेगा। किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? तो हम अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं मेरे भाई। दर्पण की चाहे उत्तल हो या अवतल हो फर्क नहीं पड़ता, दर्पण की प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। लेकिन अवतल दर्पण के केस में हमारा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि मेरे भाई ये जो फोकस होता है अवतल दर्पण का, जो ये फोकस होता है, इस चलो प्रॉपर्टी को बाद में बताएंगे, पहले आप इसको सुन लीजिए। अगर इसको हम यहाँ पर इसको हम अगर पॉइंट सोर्स कह देते हैं मेरे भाई, एक बात आपको ध्यान रख करके चलना, पॉइंट सोर्स कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर आप एक बल्ब जला दीजिए, ये कहीं ना कहीं हमारा कहते हैं कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट सोर्स है, इसको हम लोग पॉइंट सोर्स कह दिए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर बिंदु स्रोत भी कह देते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग यहाँ पर बिंदु स्रोत के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये बिंदु स्रोत से क्या होगा, तो मेरे भाई प्रकाश निकलेगी, और जब प्रकाश यहाँ से निकलेगी, क्योंकि ये फोकस पर ही हमारा बिंदु स्रोत है, यहाँ पर प्रकाश जल रहा है, और जब यहाँ से प्रकाश जलेगी मेरे भाई, तो ये सीधा जाकर इस पे टकराएगी, और टकराने के बाद इसकी प्रॉपर्टी कहता है कि मेरे भाई प्रधान अक्ष से फोकस से जाते हुए कोई प्रकाश की किरण अगर दर्पण पे टकराती है, तो सीधा समानांतर कर देती है किसका, प्रधान अक्ष का। ऐसे ऐसे बहुत सारे किरणें मेरे भाई जाके टकराएगी, ऐसे भी किरणें जाके टकराएगी, फिर भी ये क्या करेगा, जैसे ही फोकस से पास करते जाके टकराएगी, वह इस किरण को भी ये समानांतर कर देगा, और इससे बहुत सारी किरणें निकल करके टकराएगी, वो सभी किरणें समानांतर हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, वह एक हमारा फोकस पर एक पॉइंट सोर्स पर रख करके हम कर सकता है। तो मेरे भाई ये हमारे अवतल दर्पण में ये हमारा पॉसिबल है। यह कहां पर पॉसिबल है, तो ये अवतल दर्पण में पॉसिबल है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये क्या अवतल उत्तल में भी पॉसिबल है? तो मैं आपको उत्तल के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में अगर आप उत्तल दर्पण को देखना चाहते हो, तो उत्तल दर्पण का डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होता है, और इसके बीचों बीच हमारा प्रधान अक्ष पास करेगा, इसके बीचों बीच हमारा कौन पास करेगा, तो प्रधान अक्ष पास करेगा। जहां पर कट किया यहीं पर इसको पोल कह देंगे, और यहां पर हमारा सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस होगा। अगर मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि तुम अगर यहाँ पर प्रकाश तुम्हारा इधर से आएगा, प्रकाश कभी भी मेरे भाई उधर से आता है जिधर पेंट किया हुआ नहीं होता है, प्रकाश कभी इधर से नहीं जा सकता, प्रकाश हमेशा लेफ्ट साइड से आएगा, क्योंकि इधर हमारा यहाँ पर परावर्तक सत्ता उधर की ओर होता है, तो पेंट किया हुआ था, प्रकाश कभी इधर से नहीं जाएगा। दर्पण में कभी भी मेरे भाई कभी भी पेंट किए हुए साइड में प्रकाश नहीं जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो मेरे भाई इसका जो परावर्तक सत्ता है, इधर से प्रकाश नहीं जाएगा, क्योंकि परावर्तक सत्ता हमारा इधर से, वही दर्पण में हमारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब कभी भी यहाँ पर आवर्धन के मान ऋणात्मक की बात करेगा, आवर्धन का मान ऋणात्मक कहने का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो मेरे भाई सीधा तो हमारा नहीं हो सकता, सीधा हमारा नहीं होगा। तो आवर्धन का मान ऋणात्मक अगर हमारा होगा, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हमारा डिसाइड होता है कहां से, उल्टा और सीधा से होता है। सीधा होगा तो पॉजिटिव, उल्टा होगा तो नेगेटिव। तो आप यहाँ पर कहोगे इस तरह से कौन सा क्या ये डिसाइड करेगा, नहीं करेगा, क्या ये डिसाइड करेगा, नहीं करेगा, बड़ा ये छोटा ये डिसाइड नहीं करता है, उल्टा है कि सीधा वो डिसाइड करता है आवर्धन की वैल्यू को। तो आवर्धन का मान ऋणात्मक इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप आंसर ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाएंगे। ये देखो इस बात नीट एंड क्लीन आपके लिए यहाँ पर क्या है, इस बात की कंसेप्ट होता है। आगे चलते हैं, अगला कहता है किसी डिक्शनरी के छोटे-छोटे अक्षर को अगर पढ़ना है, अगर आपको किसी डिक्शनरी के छोटे-छोटे अक्षर को अगर पढ़ना होता है, इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप लेखक उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं मेरे भाई, कि जो उत्तल लेंस की कहानी होती है, कुछ ही को रिलेट करके बारे में कोशिश कीजिए। अगर हम उत्तल लेंस की अगर बात करते हैं, जो उत्तल लेंस हमारा होता है, वो कहीं कहीं हमारे अवतल दर्पण की तरह होता है, कि प्रॉपर्टी को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई मेरे भाई यहाँ पर अवतल लेंस अगर हमारा होता है, अगर कोई हमारा अवतल लेंस होता है, आपको ध्यान रखना ये उत्तल दर्पण की तरह इसकी कहानी होती है, ये उत्तल दर्पण की कहानी होती है। हम सभी लोग जानते हैं, हमेशा कई बार हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब देता है, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब देता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये कैसा प्रतिबिंब देता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब, हमेशा मतलब हमेशा होता है, छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इस बात को आप नीट एंड क्लीन तरीके से आप समझिए। अगर ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये भी हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है मेरे भाई, आप सीधा कहेंगे ये भी हमारा हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये भी हमारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, ये भी हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। तो अगर मेरे भाई इसको समझ गए, जैसे कि हम पर उत्तल लेंस की बात करते हैं, अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण कैसा दर्पण होता है, ये कैसा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, चलो इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर अवतल दर्पण है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, याद रखना, और ये समान आकार का भी प्रतिबिंब देता है। इससे ये पता चलता है कि ये भी वही काम करेगा जो ये करना है, ये दोनों रिलेट करके बात बता रहे हैं, और इसको दिमाग में बिठा लेना। उत्तल लेंस को अवतल दर्पण, अवतल लेंस को उत्तल दर्पण, दोनों की कहानी मेरे में एक जैसी होती है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि छोटे-छोटे अक्षर को अगर पढ़ना है, तो मेरे भाई छोटे-छोटे अक्षर को अगर पढ़ना है, जाहिर सी बात है, इसमें हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे भाई ये हमारा छोटा इमेज भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, और समान आकार का भी बनाता है। हमको क्या चाहिए, छोटे-छोटे अक्षर को अगर पढ़ना है, तो बड़ा करके पढ़ना है। ये तो मेरे भाई हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, ये तो और नहीं दिखेगा, इसलिए हम अवतल लेंस की हम बात नहीं करेंगे, इसमें से अवतल लेंस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। अवतल लेंस वाला जो कहानी है, अवतल लेंस हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो सबसे पहले काट देंगे, ना तो आंसर हमारा सी होगा, ना तो आंसर हमारा बी होगा। इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि छोटे-छोटे अक्षर को अगर पढ़ना होगा, तो आपको उसको बड़ा करके पढ़ना पड़ेगा, और बड़ा कौन करेगा मेरे भाई, तो बड़ा हमारा यहाँ पर कौन कर सकता है, ये कर सकता है। लेंस बोलेगा तो उत्तल, दर्पण बोलेगा तो अवतल, दोनों की कहानी है, यही हमारा एक बड़ा कर सकता है। तो मेरे भाई ये क्लियरिफाई हो गया कि उत्तल लेंस ही हमारे होंगे।
क्या ये आंसर हमारे लिए करेक्ट होगा? क्या मेरे भाई आंसर हमारे लिए करेक्ट होगा? ये बात आपको बताना है। इसमें से अगर हम लोग आंसर करने के जाएंगे, क्या ये आंसर हमारे लिए करेक्ट है? आप सभी लोग मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर लिस्ट को हमारा होगा, लेकिन ये 50 सेकंड तक फोकस नहीं रखा है ना, इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। इसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन से जो आंसर हमारे होंगे वो क्या होंगे? इस क्वेश्चन के आंसर आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान रखना है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ध्यान रखिए मेरे भाई, 5 सेंटीमीटर फोकस है यहां पर दूरी वाले, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आप उत्तर लिस्ट आप इस्तेमाल करेंगे। उत्तर लिस्ट आप इस्तेमाल करके क्या करेंगे? आप यहां पर देखेंगे कि ये आप पढ़ सकते हैं। जब 50 से गलती करते हैं, इसलिए से कोई आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, हम लोग कहेंगे ऑप्शन में से हमारा ई मिलेगा। और ये आपके ईयर 3 में क्वेश्चन आपका कॉमन पेपर में आया हुआ है। ये बीपीएससी के ईयर 3 में कॉमन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आप एक लीजिएगा, पलट करके पता चल जाएगा आपको। ये बीपीएससी की हम बात करते हैं, बीपीएससी कॉमन पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मेरे कॉमन पेपर में भी आपको पढ़ने होता है, कॉमन पेपर में भी आपको 8 मार्क्स का साइंस आता है। कॉमन पेपर में 3.0 में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। और मैंने ये क्लास में भी कराया था, इस बात को ध्यान रखें। और मेरे भाई 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लिस्ट की बात करेंगे। मेरे भाई यहां पर 50 है, ये 50 सेंटीमीटर दूरी है, 50 तो बहुत ज्यादा होता है। 5 सेंटीमीटर बहुत नजदीक कभी लगाएंगे तभी आप इसको पढ़ पाएंगे। क्योंकि अव्वल नंबर ये कहानी होती है, जितना नजदीक जाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हमको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, हम काफी नजदीक जाएंगे तो 50 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए तो अव्वल नंबर की कहानी है वो उत्तर लिस्ट के मतलब सेम सोचेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो कुछ में से कोई नहीं, इस बात को ध्यान रखना। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उसको बाय हार्ट एंड सॉल्व, आपको पूरी तरीके से पूरा सोच समझ करके हर एक क्वेश्चन को पूरे बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। और मैं आपको कह देता हूं मेरे भाई कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखे कोई किसी में शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है बस, ठीक है। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 25 सेकंड में हमारा ऐसे होता है, लेकिन 25 सेकंड का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहां पर मेरे भाई आंसर कर सकते हैं। 25 सेकंड से नीचे हमारा जो कुछ भी होता है हमारा राइट आंसर होगा। 25 को है नहीं, आप इस 25 करिए, सॉरी 5 लिखिए, यहां पर 25 करिए। 25 सेकंड हमारा होता है, यस हमारा स्पष्ट रूप देखिए हमारा होता है। 25 ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई, आप ध्यान रखिए। 25 या 25 से कम वाला हमारा आंसर है। ऑप्शन सही है, आप ध्यान रखिए। मेरे आंसर का ऑप्शन हमारा यहां पर डाल करके यहां पर ई ऑप्शन हमारा राइट है। आगे कहता है कि अकाउंट, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई इसमें टीआर 3 में क्वेश्चन पूछा, आगे भी पूछा, मैं बता देना चाहता हूं। आगे भी पूछेगा और ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रखें। कहता है कि अकाउंट धन आवेश की बात करता है। यानी कहने का मतलब जो आवेश है वो हमारा अकाउंट धन आवेश कहने का मतलब है जो चार्ज की वैल्यू है हमारी कूलम की बात करता है। अब कहता है दो बिंदुओं के बीच उसको स्थानांतरित करना है। एक बिंदु हमारा ये है, एक बिंदु हमारा ये है, इन दोनों बीच के बिंदुओं के बीच में इसको खींचना है। तो मान लेते हैं मेरे भाई ये ए है और ये हमारा बी है, और चार्ज को यहां से भेजना, चार्ज कितना कूलम है? 1 कूलम हमारा चार्ज है, और 1 कूलम चार्ज को ए बिंदु से कहां बी बिंदु पर हमको भेजना है। मेरे भाई चार्ज हमारा तभी जाएगा जब इसके बीच में दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा। दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर हमारा डी होगा, तब ये चार्ज आएगा। ये ज्यादा पोटेंशियल, ये कम पोटेंशियल, तभी चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होता है। तो मेरे भाई बात आप जान लीजिए, विभवांतर होगा तो हमारा चार्ज यहां से हो जाएगा। लेकिन ये विभवांतर है और विभव में अंतर है, और चार्ज अगर यहां से आता है कितना चार्ज करना पड़ेगा? एक लाइन में आप जान लीजिए, ये फार्मूला हमेशा के इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा क्लियर आता है। मेरे भाई ये फार्मूला हमारा बन गया, W/Q/dV हमारा हो जाएगा। अब यहां पर बोला गया कि किसका मापक है? सीधी सी बात है मेरे भाई, यहां पर सीधा सा बात हमें क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। एक फार्मूला जो हमारा यहां पर डिराइव हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम आसान क्वेश्चंस, यहां से आपके एग्जाम क्वेश्चंस पूछता है। कहता है मेरे भाई कि दो बिंदुओं के बीच, कहता है कि एक कूलम आवेश को दो बिंदुओं के बीच जो चार्ज करना पड़ता है, मान लीजिए जैसे किसका मापक है, तो मेरे भाई जो चार्ज करना पड़ता है वो किसका मापक है? वो किसका मापक है? एक कूलम चार्ज को जो चार्ज करना पड़ता है वो किसका मापक है? विभवांतर का मापक है। ये लिखने को इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी करेक्ट जाएगा। साथ में ना ये तीन पैरामीटर है, दो आपको दे रखा है, तीसरा पूछ रहा था। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर आप पहुंचाने के लिए हमसे पहुंचाने के लिए तो आप चार्ज कर रहे थे, और किसके बराबर होगा? तो आपको एक्चुअली क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है कि अगर हम W इक्वल टू यहां पर हम लिख देते हैं, तो W इक्वल टू हमारा क्या होगा? मेरा Q की वैल्यू हमारा कितना 1 हो गया, और ये dV हमारा हो जाएगा। तो फाइनली हम कहेंगे यहां पर, फाइनली हम कहेंगे यहां पर W बराबर हमारा dV हो जाएगा। यही कहने का मतलब है dV हमारे यहां पर विभवांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा विभवांतर कहता है कि अकाउंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट चार्ज की बात करें, यूनिट चार्ज यहां पर वैल्यू कुछ की है, क्योंकि जब बात की है तो कहता है कि दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने को चार्ज करना पड़ता है, वो चार्ज हमारा किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये सब कुछ समझ में आएगा, कहीं भी ये सिंपल लफड़ा नहीं है। मेरी क्लास में खास करके आपको हिंदी में लफड़ा कभी नहीं मिलेगा। किलोवाट घंटा जो होता है मेरे भाई विद्युत ऊर्जा का, हम लोग जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका ये मात्रक होता है, हमेशा कि आप इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कहता है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की बात करते हैं, तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती मतलब समय के समानुपाती की बात करता है। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, दूरी को हम लोग x से दिखाते हैं, ये समानुपाती हमारा किसका टाइम t का है। अगर समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट हमारा t आएगा, और ये t हो जाएगा x = k हमारा लिखा है। ये क्वेश्चन बनेगा, ये हमारा पोजीशन बताता है। मेरा ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक बार पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें यहां पर वेलोसिटी मिल जाता है, इसको वेलोसिटी कह देंगे, और यही हमारा क्या मिल जाएगा? यहां पर सीधा हमारा t हो गया, कितना हमारा k हो गया, और k हमारे यहां पर क्या k हमारे कांस्टेंट है, k हमारा कांस्टेंट है। तो चलो कभी भी मेरे भाई ऐसे रिलेशंस आपको मिलते हैं, आपको ध्यान रखना कि वेलोसिटी कांस्टेंट आता है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई, शॉर्ट में आप इस बात को समझ लीजिए, एक शॉर्ट में आप इस बात को समझ लीजिए कि ये सारी चीजें आपके सामने हमेशा आती रहेंगी। एक शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि अगर यहां पर अगर दूरी समानुपाती अगर टाइम का होगा तो जो वेलोसिटी होगा मेरे भाई वो हमारा यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा।